फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो दोनों पार्टी जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है ना, उनकी क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। इट मीन सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने उसको दबाव में करा कर जो एग्रीमेंट कराए हो। ठीक है, तो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी या फ्री कंसेंट का मीन्स ये है। तो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर नॉट ओनली द कंसेंट ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज है उनकी सहमति हो, बल्कि इट आल्सो रिक्वायर डेट सच कंसेंट इज फ्री। बल्कि जो कंसेंट है यानी जो सहमति ली है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। ठीक है, तब हम उसको फ्री कहेंगे तब वो इन रीजन से नहीं हो। फर्स्ट आता है कोहर्सन एज डेफिनेशन। डेफिनेशन सेक्शन 15। कोहर्सन का मतलब क्या होता है? कोहर्सन का मतलब जो है उसका मतलब होता है उत्पीड़न, या किसी को आप बल प्रयोग करके ना एग्रीमेंट करा रहे हो। तो इसको दिया गया है सेक्शन 15 में। उसके बाद जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में। फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। और मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 18 में। और मिस्टेक सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इसको डिफाइन किया गया है 20, 21 एंड 22 में। अब फर्स्टली बात करते हैं कोहर्सन। कोहर्सन का मतलब क्या होता है? दबाव। आप क्या मतलब क्या कर रहे हैं, किसी को दबाव डालकर एग्रीमेंट करा रहे हो। जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कोहर्सन इज कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट। मतलब आप क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड, जो इंडियन पैनल कोड है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, और टू लॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। उसकी जो प्रॉपर्टी को आप है ना अपने पास डिटेन करके रख रहे हो कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं माना तो हम आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो यानी क्या है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टीज को एग्रीमेंट करने के लिए या उसको मतलब बाध्य कर रही है, उसको धमकी दे रही है, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन पैनल कोड है उनके अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोहर्सन। ठीक है, एंड एनी प्रॉपर्टी टू प्रीजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द पर्सन टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, ताकि वो पर्सन है ना एग्रीमेंट कर ले। ठीक है, आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हो, इस टाइप के अगर काम कर रहे हो एग्रीमेंट कराने के उद्देश्य से ताकि वो एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो जाए, तो वो कोहर्सन की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर एग्जाम्पल ले कि फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ रंगनाया कंपा वेज अलवर सेठी, यहाँ पर क्या हुआ था, जो विडोज ऑफ 13 ईयर्स वर फोर्स टू अडोप्ट ए बॉयज बाय हस्बैंड रिलेटिव बिफोर दे अलाउड हर टू क्रीमेट द बॉडी ऑफ अ डेड हस्बैंड। यहाँ पर क्या हुआ था कि 13 ईयर्स की जो विडो थी, जो विधवा थी, उसको अपने जो उसके जो हस्बैंड थी जिसकी डेथ हो गई थी, उसको तब तक वहाँ से उठने नहीं दिया तब तक वह एक लड़के को गोद लेने के लिए सहमत नहीं हुई, उसको अडोप्ट करने के लिए सहमत नहीं हुई। तो कोर्ट ने माना, ये क्या है, कोर्ट ने माना कि ये कोर्सन है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसलिए जो क्रिमेंशन ऑफ ए डेड बॉडी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 296 ऑफ द इंडियन पैनल कोड है। कॉन्सिक्वेंटली द अडोप्शन वाज सेट असाइड है। इसलिए उसने माना कि यहाँ पर जो कोर्ट ने माना कि यहाँ पर गोद लेना है ना, वो एक लीगल नहीं होगा। ठीक है, 296 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एडोप्ट करना है वो लीगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसको दबाव डाला जा रहा है। कोर्सन में क्या इंक्लूड हो रहा है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट। फिजिकल डिस्कम्फर्ट क्या है, आप किसी को शारीरिक कष्ट दे रहे हो उसको फिजिकली। फियर, उसको डरा रहे हो। ठीक है, थ्रेट, धमकी दे रहे हो। ठीक है, थ्रेट ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल हार्म। ठीक है, इस टाइप का कोई नुकसान पहुंचा रहे हो तो फिर वो कोर्सन की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ है, अनुचित प्रभाव, मतलब गलत प्रभाव। यानी यहाँ पर क्या होता है, ये उस केस में होती है जब जो पार्टीज है ना उनके बीच में इस टाइप का रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन के अंदर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पर एम्प्लॉयर है ना, उसकी क्या है, पोजीशन है कि वो एम्प्लॉय पर
इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको उसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 16 है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टी आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन ए पोजिशन टू डोमिनेट दैट द विल ऑफ अदर एंड यूज द पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। यहाँ पर क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर रही है, उसकी जो अनफेयर एडवांटेज है ना वो गेन करना चाहती है, क्यों, अपनी पोजीशन के कारण, ठीक है। तो ये कहता है कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में, ठीक है। पोजीशन टू डोमिनेट दैट विल, किस टाइप की पोजीशन होती है जो डोमिनेट की कैटेगरी के अंदर आएगी। फर्स्टली आता है व्हेन वन पार्टी ए रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर एग्जांपल ऑफ सच अथॉरिटी वुड इंक्लूड द रिलेशनशिप, जैसे अगर टीचर और स्टूडेंट है तो यहाँ पर टीचर है उसका वो उसकी जो डोमिनेट पावर किस पर हो सकती है, स्टूडेंट पर हो सकती है, ठीक है। मास्टर एंड सर्वेंट की कह सकते हैं, फादर और सन की कह सकते हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड एंड लेबरर है, यानी जो जमींदार है और जो किसान है, या रिलीजियस टीचर्स एंड डिसिपाइल। उसके बाद सेकंड आता है व्हेन द पार्टी स्टैंड एंड फिड्यूसरी रिलेशनशिप, यानी किस टाइप का रिलेशन है। फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है कि विश्वास वाला जो रिलेशन है, कि एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस विद द अदर, लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट है, जैसे कि एक वकील और क्लाइंट का रिलेशन है। तो यहाँ पर एडवोकेट है, उसकी डोमिनेट पोजीशन किस पे हो सकती है, क्लाइंट के ऊपर हो सकता है उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस से उससे एग्रीमेंट करा ले। फिर थर्ड वन आता है कि व्हेन द पार्टी मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटीज टेम्परेली और परमानेंटली इम्पेयर्ड फॉर ए रीजन ऑफ एज, ठीक है, यानी उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है, किसके कारण, इलनेस के कारण या मेंटल फिजिकल डिस्ट्रेस के कारण है। इस टाइप के रिलेशन, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन हो गया, तो ये भी किस में आएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस की स्थिति में आएगा, ठीक है, इस टाइप का जो रिलेशन है। जैसे अगर इसका मैं एग्जांपल लें, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे ए है वो किसी गांव के अंदर क्या है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ए है वो क्या है, लैंडलॉर्ड है। अब वो क्या कर रहा है, बी है वो क्या है, वहाँ पर फार्मर है, किसान है, ठीक है। अब बी के पास है बैल है और जिसका जो प्राइस है वो है 5000 है, लेकिन लैंडलॉर्ड कह रहा है कि है ना, लैंडलॉर्ड उससे कितने में ले लेता है, ओनली 500 में ले लेता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये किसकी कैटेगरी में आएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में है। ए लैंडलॉर्ड था, बी फार्मर था, ए है उसके ऊपर क्या है, प्रभाव डाल रहा है कि भाई वो अपना जो हॉर्स है वो बैल है वो कितने में बेचे, उसने बोला कि 500 में बेचे, जबकि वो एक्चुअल के अंदर उसका जो प्राइस था वो 5000 था। तो यहाँ पर इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी के अंदर ये आएगा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉड। जो फ्रॉड आता है वो आता है सेक्शन 17 के अंदर। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कन्वेंस और बाय हिज एजेंट विद द इंटेंट टू डिसीव और इंड्यूस ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर क्या है कि एक पार्टी क्या कर रही है, दूसरी पार्टी के साथ क्या करती है, फ्रॉड करती है, ताकि मतलब एक पार्टी क्या करती है दूसरी पार्टी के साथ, इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ही कन्वेंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव और इंड्यूस ए पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी पार्टी को क्या करने के लिए, डिसीव करने के लिए, उसको हानि पहुंचाने के लिए, किसी तीसरी पार्टी को हानि वगैरह पहुंचाने के लिए एक दूसरी पार्टी के साथ क्या कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो इसको किस में आएगा, फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर आएगा। मतलब एक जो पार्टीज है दूसरी पार्टीज को धोखा देने के उद्देश्य से उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ताकि उसका लॉस हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम फ्रॉड, ठीक है। सेक्शन 17 में आता है इसको। देखो द एक्ट, अगर हम इसके एग्जांपल है, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, कोई फैक्ट छिपा रहा है, मतलब दो पार्टी कॉन्टैक्ट कर रही है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से कोई फैक्ट छुपा रही है ताकि उसको लॉस हो जाए, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आएगा फ्रॉड की कैटेगरी में। सेकंड, प्रोमिस तो कर लिया लेकिन एक्चुअल में उसकी इंटेंशन है ही नहीं कि उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। ए प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, प्रोमिस तो कर लिया लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो परफॉर्म करे। एनी सच एक्ट और कमीशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू फ्रॉडुलेंट, ऐसा कोई आपने जो एक्ट है, ठीक है, ऐसा कोई कर रहे हो, एनी सच एक्ट, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो लॉ की कैटेगरी के अंदर जिसको फ्रॉड की कैटेगरी में गिना जाता है, ठीक है, तो ये किसको में माना जाएगा, फ्रॉड में।
कई बार कहते हैं साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं होता, और कई बार साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है। देखो जहाँ पर है, मान लो कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जहाँ पर एक पार्टी को ज़रूरी था कि एक फैक्ट के बारे में बताए, लेकिन उसको पता भी था उस फैक्ट के बारे में, लेकिन उसने क्या करा, उसको कंसील रखा, उसको छुपा कर रखा, बताया नहीं, वो साइलेंस रहा। तो उस केस में साइलेंस को फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट को छिपा रहे हैं, प्रोमिस कर लिया, एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करना चाहता। एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव और फ्रॉडुलेंट एक्ट है। ठीक है, एनी एक्ट टू डिसीव एंड फ्रॉडुलेंट एक्ट है। एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, कोई ऐसा काम कर रहा है जो लॉ की कैटेगरी में क्या है, फ्रॉड है। समटाइम्स साइलेंस इज आल्सो फ्रॉड, यस, कई बार क्या होता है साइलेंस भी फ्रॉड माना जाता है। कब माना जाता है, जब है ना कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर बोलना था, अनिवार्य था, जरूरी था, नेसेसरी था, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी ने उसके बारे में नहीं बताया और एक्चुअल में उसको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो उस कैटेगरी के अंदर इसको फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। इसके बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हम देखें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, मिस प्लस रिप्रेजेंटेशन, जिसका लिटरली मीनिंग है फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब गलत, आप क्या कर रहे हो, दूसरी पार्टी को कुछ गलत बात बता रहे हो, फॉल्स स्टेटमेंट कह रहे हो। मिस रिप्रेजेंटेशन इज ए फॉल्स स्टेटमेंट विच दी पर्सन मेकिंग इट बिलीव टू बी ट्रू, जिसमें क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को है ना कोई गलत स्टेटमेंट बता रही है, और दूसरी पार्टी उसके ऊपर उसने सोच लिया कि वो सही है, और सही मानकर उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो विच लिटरली मीनिंग फॉल्स स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन इज ए फॉल्स स्टेटमेंट विच दी पर्सन मेकिंग इट बिलीव इज टू बी ट्रू which he does not know to false है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लासीफाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है, किसको, मिस रिप्रेजेंटेशन को। फर्स्ट वन इज फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप क्या है, द फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन इज वन विच इज नोइंगली एंड विलफुली मेड टू डिसीव और डिफ्रेड ए पर्सन। यहाँ पर क्या है, एक पर्सन जानबूझकर है ना जो बातें हैं उनको छिपा रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर गलत बातें बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो इसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में रखेंगे। फ्रॉड कौन से सेक्शन में आता था, सेक्शन 17 में आता था, तो इसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जानबूझकर गलत बातें बताई जा रही है। ठीक है, फिर आता है इनोसेंट है, जहाँ पर क्या है, पार्टीज को उसके बारे में पता ही नहीं है, उसने गलती से बता दिया है। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन विच इज मेड अननोइंगली इज टर्म्ड एन इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन एंड पर्सन मेकिंग सच मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, तो उसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो लो इसको क्या बोलता है, लो इसको बोलता है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पर है ना एक पार्टी दूसरी पार्टी को जानबूझकर धोखा नहीं पहुँचा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन आता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन मिस्टेक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर मिस्टेक को अगर कहे तो डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट मे बी डिफाइंड एज एन एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। मतलब क्या है, आप किसी चीज़ के ऊपर है ना गलत विश्वास रख रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक। इट मे मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ एक्ट है, तो ये मिस्टेक बाय लॉ के द्वारा भी हो सकती है और मिस्टेक बाय एक्ट है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एरोनियस बिलीव कंसर्निंग समथिंग इज कॉल्ड ए मिस्टेक है, कि यहाँ पर क्या है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने कोई गलत विश्वास कर लिया, गलती से कर लिया, ठीक है, गलत विश्वास कर लिया जो कि आपने गलती से कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वैलिड तभी होगा व्हेन द पार्टीज टू इट एग्रीड अबाउट समथिंग इज द सेम स्पिरिट। दोनों पार्टी एक ही चीज़ को, मतलब सेम थिंग को लेकर है, वो सहमत हो, वो भी उसी चीज़ को लेकर सहमत हो और दूसरी पार्टी भी उसी चीज़ को लेकर सहमत हो, मतलब दोनों में क्या हो, एक सेम स्पिरिट हो। इफ एन कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टीज अबाउट एन इशू इज नॉट द सेम, अगर उन दोनों के बीच में इशू है वो सेम नहीं है, और व्यू आर डाइवर्जेंट, और व्यू है उनके जो विचार हैं वो क्या है, अलग अलग है, द पार्टीज आर नॉट डीम्ड टू बी एग्रीमेंट, तो उस केस में एग्रीमेंट नहीं होगा, और उस केस में इसको हम बोलेंगे मिस्टेक। ठीक है, जैसे मिस्टेक है कई टाइप्स की हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ मिस्टेक एज टू लॉ, ये माना जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर लॉ है ना, उसके बारे में लोगों को पता होगा,
ठीक है। अगर मान लो जैसे हमें पता है कि चोरी करना है वो क्या है, गलत बात है, क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। लेकिन मान लो कोई चोर है ना, यह कहकर चोरी कर रहा है कि भाई उसको इंडियन लॉ के बारे में पता ही नहीं है कि भाई इससे इससे जो सज़ा वगैरह नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं है कि भाई क्या सज़ा वजह हो सकती है इससे, नहीं। तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा, मिस्टेक है। लेकिन अगर हम फ़ॉरेन लॉ की बात करें, ठीक है, अगर मान लो कोई फ़ॉरेन लॉ है, मान लो किसी पर्सन है उसको फ़ॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता है और फिर अगर वो मिस्टेक करता है तो उसको फिर मिस्टेक की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को फ़ॉरेन लॉ के बारे में पता हो, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरी अगर हम बात करें कि जैसे मान लो अगर ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है, ए और बी, ठीक है, दो पर्सन है। अब दोनों ने सी से है ना, दोनों ने मिलकर सी से कितने 2000 रुपीज़ है ना बोरो किए थे, ठीक है। अब बी ने सी को 2000 रुपीज़ है ना चुका दिए, ए को इसके बारे में नहीं पता था, ए ने दोबारा सी को चुका दिए, अब इसने भी इसको चुका दिए। तो इस केस में सी है ना वो 2000 रुपीज़ है ना वापस करेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर है उसने क्या करी है, जानबूझ के उसने मिस्टेक की है, ठीक है, उसको पता था। तो इसको हम मिस्टेक की कैटेगरी में करेंगे। यहाँ पर वो 2000 रुपीज़ है, वो ए को दो, जो यहाँ पर जो सी है ना वो 2000 रुपीज़ है वो लौटाने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। मतलब आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो पार्टी के साथ तो उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उनको दबाव में डालकर या प्रभाव में डालकर या फ्रॉड वगैरह से आप है उनसे एग्रीमेंट नहीं करा सकते। ओके, थैंक्स।